कई निष्कर्ष। 1905 की रूसी बुर्जुआ क्रांति ने विश्व इतिहास में एक अत्यंत मौलिक मोड़ दिखाया। सबसे पिछड़े पूंजीवादी देशों में से एक में हड़ताल आंदोलन ने दुनिया में कहीं भी अभूतपूर्व दायरा और शक्ति प्राप्त की। अकेले 1905 के पहले महीने में हड़तालियों की संख्या पिछले दशक 1895 से 1904 के वार्षिक औसत से 10 गुना अधिक थी। जनवरी से अक्टूबर 1905 तक हड़तालें लगातार बढ़ती गईं और बहुत बड़े पैमाने पर पहुंच गईं। कई अनूठी ऐतिहासिक स्थितियों के प्रभाव में पिछड़ा रूस दुनिया को न केवल क्रांति के समय उत्पीड़ित जनता की स्वतंत्र गतिविधि में छलांग और सीमा से वृद्धि दिखाने वाला पहला देश था, ये सभी महान क्रांतियों में हुआ था, बल्कि यह भी कि सर्वहारा वर्ग का महत्व कुल आबादी में उसके अनुपात से अनंत गुना अधिक है। इसने आर्थिक हड़ताल और राजनीतिक हड़ताल का संयोजन दिखाया, जिसमें बाद वाली हड़ताल एक सशस्त्र विद्रोह में विकसित हुई और सोवियतों का जन्म हुआ, जो पूंजीवाद द्वारा उत्पीड़ित वर्गों के जन संघर्ष और जन संगठन का एक नया रूप था। फरवरी और अक्टूबर 1917 की क्रांतियों ने राष्ट्रव्यापी पैमाने पर सोवियतों के सर्वांगीण विकास और सर्वहारा समाजवादी क्रांति में उनकी जीत का मार्ग प्रशस्त किया। 2 साल से भी कम समय में सोवियतों का अंतर्राष्ट्रीय चरित्र, संघर्ष और संगठन के इस रूप का विश्व मजदूर वर्ग आंदोलन में प्रसार और बुर्जुआ संसदवाद और सामान्य रूप से बुर्जुआ लोकतंत्र के कब्र खोदने वाले उत्तराधिकारी के रूप में सोवियतों का ऐतिहासिक मिशन, सब कुछ स्पष्ट हो गया। लेकिन ये सब नहीं है। अब मजदूर वर्ग के आंदोलन का इतिहास दिखाता है कि सभी देशों में ये साम्यवाद द्वारा छेड़े गए संघर्ष से गुजरने वाला है और पहले से ही गुजर रहा है, उभरता हुआ, ताकत हासिल करता हुआ और जीत की ओर बढ़ता हुआ। मुख्य रूप से मेंशेविज्म यानी अवसरवाद और सामाजिक अंतर्राष्ट्रवाद, प्रत्येक विशेष देश में घरेलू ब्रांड के खिलाफ और फिर एक पूरक के रूप में वामपंथी साम्यवाद के खिलाफ। पहला संघर्ष सभी देशों में जाहिर तौर पर बिना किसी अपवाद के दूसरे इंटरनेशनल, जो पहले से ही लगभग मृत है, और तीसरे इंटरनेशनल के बीच द्वंद्व के रूप में विकसित हुआ है। बाद का संघर्ष जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, अमेरिका किसी भी हालत में दुनिया के औद्योगिक श्रमिकों और अराजकतावादी संघवादी प्रवृत्तियों का एक निश्चित हिस्सा वामपंथी साम्यवाद की त्रुटियों को सोवियत प्रणाली की लगभग सार्वभौमिक और लगभग बिना शर्त स्वीकृति के साथ साथ कायम रखता है, और फ्रांस में राजनीतिक पार्टी और संसदवाद के प्रति पूर्व संघवादियों के एक हिस्से का रवैया सोवियत प्रणाली की स्वीकृति के साथ साथ भी देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, संघर्ष निस्संदेह न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि विश्वव्यापी स्तर पर भी लड़ा जा रहा है। लेकिन जबकि मजदूर वर्ग का आंदोलन हर जगह पूंजीपति वर्ग पर विजय के लिए वास्तव में एक ही तरह की तैयारी कर रहा है, ये प्रत्येक देश में अपने तरीके से उस विकास को प्राप्त कर रहा है। बड़े और उन्नत पूंजीवादी देश बोल्शेविज्म की तुलना में इस रास्ते पर कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसे इतिहास ने एक संगठित राजनीतिक प्रवृत्ति के रूप में विजय के लिए खुद को तैयार करने के लिए 15 साल दिए थे। 1 साल की छोटी सी अवधि में तीसरे इंटरनेशनल ने पहले ही एक निर्णायक जीत हासिल कर ली है। इसने पीले सामाजिक अंतर्राष्ट्रवादी दूसरे इंटरनेशनल को हरा दिया है, जो कुछ ही महीने पहले तीसरे इंटरनेशनल की तुलना में अतुलनीय रूप से मजबूत था, स्थिर और शक्तिशाली लग रहा था, और विश्व पूंजीपति वर्ग से हर संभव समर्थन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, भौतिक, कैबिनेट पद, पासपोर्ट, प्रेस और वैचारिक प्राप्त कर रहा था। अब यह आवश्यक है कि प्रत्येक देश के कम्युनिस्ट अवसरवाद और वामपंथी सिद्धांतवाद के विरुद्ध संघर्ष के मूल उद्देश्यों और इस संघर्ष की ठोस विशेषताओं को ध्यान में रखें, जो प्रत्येक देश में अपनी अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति और राष्ट्रीय संरचना, आयरलैंड आदि, अपने उपनिवेशों, धार्मिक विभाजनों आदि की विशिष्ट विशेषताओं के अनुरूप अनिवार्य रूप से अपनाई जानी चाहिए। द्वितीय इंटरनेशनल के प्रति असंतोष हर जगह महसूस किया जा रहा है और फैल रहा है और बढ़ रहा है, दोनों इसकी अवसरवादिता के कारण और एक विश्व सोवियत गणराज्य के लिए अपने संघर्ष में क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति को निर्देशित करने में सक्षम वास्तव में केंद्रीकृत और वास्तव में अग्रणी केंद्र बनाने में इसकी अक्षमता या अयोग्यता के कारण। ये स्पष्ट रूप से महसूस किया जाना चाहिए कि इस तरह के अग्रणी केंद्र को संघर्ष के रूढ़िबद्ध, यांत्रिक रूप से समान और समान सामरिक नियमों पर कभी नहीं बनाया जा सकता है। जब तक लोगों और देशों के बीच राष्ट्रीय और राज्य संबंधी भेद मौजूद हैं, और ये बहुत लंबे समय तक मौजूद रहेंगे, यहाँ तक कि विश्वव्यापी स्तर पर सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाने के बाद भी, सभी देशों में कम्युनिस्ट मजदूर आंदोलन की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति की एकता के लिए विविधता को खत्म करने या राष्ट्रीय भेदों को दबाने की जरूरत नहीं है, जो कि वर्तमान में एक सपना है, बल्कि साम्यवाद के बुनियादी सिद्धांतों, सोवियत सत्ता और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को लागू करने की जरूरत है, जो इन सिद्धांतों को कुछ मामलों में सही ढंग से संशोधित करेगा, उन्हें राष्ट्रीय और राष्ट्रीय राज्य भेदों के लिए सही ढंग से अनुकूलित और लागू करेगा।
उस राष्ट्रीय विशिष्ट और राष्ट्रीय विशिष्ट चीज को खोजना, जांचना, भविष्यवाणी करना और समझना, जिस ठोस तरीके से प्रत्येक देश को एक ही अंतर्राष्ट्रीय कार्यभार को निपटाना चाहिए। सोवियत गणराज्य और सर्वहारा तानाशाही की स्थापना, यह ऐतिहासिक काल में बुनियादी कार्य है जिससे सभी उन्नत देश, और अकेले वे ही नहीं, गुजर रहे हैं। मुख्य बात, हालांकि निश्चित रूप से सब कुछ से बहुत दूर, मुख्य बात पहले ही हासिल हो चुकी है। मजदूर वर्ग के मोहरा को जीत लिया गया है। उसने खुद को सोवियत सरकार के पक्ष में और संसदवाद के खिलाफ, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के पक्ष में और बुर्जुआ लोकतंत्र के खिलाफ खड़ा कर लिया है। अब सभी प्रयास और सारा ध्यान अगले कदम पर केंद्रित होना चाहिए, जो शायद कम मौलिक लगे और एक निश्चित दृष्टिकोण से वास्तव में है, लेकिन दूसरी ओर वास्तव में कार्य की व्यावहारिक पूर्ति के करीब है। वह कदम है के रूपों की खोज, संक्रमण या सर्वहारा क्रांति के दृष्टिकोण। सर्वहारा वर्ग के मोहरा को वैचारिक रूप से जीत लिया गया है। यही मुख्य बात है। इसके बिना जीत की ओर पहला कदम भी नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन जीत से अभी भी काफी दूर है। अकेले मोहरा के सहारे जीत हासिल नहीं की जा सकती। पूरे वर्ग, व्यापक जनसमूह द्वारा मोहरा के लिए सीधे समर्थन या कम से कम उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण तत्स्थता और दुश्मन के लिए निषेधात्मक समर्थन की स्थिति अपनाने से पहले केवल मोहरा को निर्णायक लड़ाई में झोंक देना न केवल मूर्खतापूर्ण होगा बल्कि अपराध भी होगा। पूरे वर्ग, मेहनतकश लोगों के व्यापक जनसमूह, पूंजी द्वारा उत्पीड़ित लोगों के लिए ऐसा रुख अपनाने के लिए केवल प्रचार और आंदोलन ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए जनसमूह के पास अपना स्वयं का राजनीतिक अनुभव होना चाहिए। सभी महान क्रांतियों का यही मूल नियम है, जिसकी पुष्टि न केवल रूस में बल्कि जर्मनी में भी जबरदस्त ताकत और जीवंतता के साथ की गई है। साम्यवाद की ओर दृढ़तापूर्वक मुड़ने के लिए न केवल रूस के अज्ञानी और अक्सर अशिक्षित लोगों के लिए, बल्कि जर्मनी के पढ़े लिखे और सुशिक्षित लोगों के लिए भी अपने कटु अनुभव से यह महसूस करना आवश्यक था कि द्वितीय इंटरनेशनल के सरदारों की सरकार कितनी नपुंसकता और वीरविहीन है, पूंजीपति वर्ग के प्रति कितनी लाचारी और दास्ता है, और यह कि यह कितनी नीचतापूर्ण है। उन्हें यह महसूस करना था कि चरम प्रतिक्रियावादियों, रूस में कोनेलोव, जर्मनी में काप और कंपनी की तानाशाही अनिवार्य रूप से सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का एकमात्र विकल्प है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर आंदोलन के वर्ग चेतन अगुआ, यानी कम्युनिस्ट पार्टियों, समूहों और प्रवृत्तियों का तात्कालिक उद्देश्य व्यापक जनसमुदाय, जो अभी भी अधिकांशतः उदासीन, निष्क्रिय और रूढ़िबद्ध हैं, को उनकी नई स्थिति की ओर ले जाने में सक्षम होना है, या बल्कि न केवल अपनी पार्टी को बल्कि इन जनसमुदायों को भी उनके आगे बढ़ने और नई स्थिति की ओर संक्रमण में नेतृत्व करने में सक्षम होना है। जबकि पहला ऐतिहासिक उद्देश्य, सर्वहारा वर्ग के वर्ग चेतन अगुआ को सोवियत सत्ता और मजदूर वर्ग की तानाशाही के पक्ष में जीतना, अवसरवाद और सामाजिक अंतर्राष्ट्रवाद पर पूर्ण वैचारिक और राजनीतिक विजय के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता था। दूसरा और तात्कालिक उद्देश्य, जो क्रांति में अगुआ की जीत सुनिश्चित करने वाली जनसमुदाय को एक नई स्थिति की ओर ले जाने में सक्षम होना है, वामपंथी सिद्धांतवाद के उन्मूलन और इसकी त्रुटियों के पूर्ण उन्मूलन के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब तक ये सर्वहारा वर्ग के अगुआ को साम्यवाद के पक्ष में लाने का सवाल था, और जब तक यह अभी भी है, तब तक प्रचार कार्य को प्राथमिकता दी जाती थी और आज भी दी जाती है। प्रचार मंडलियां भी अपनी सभी संकीर्ण सीमाओं के बावजूद इन परिस्थितियों में उपयोगी हैं और अच्छे परिणाम देती हैं। लेकिन जब ये जनता द्वारा व्यवहारिक कार्रवाई का सवाल है, अगर कोई कहे तो विशाल सेनाओं की तैयारी का, किसी दिए गए समाज में सभी वर्ग शक्तियों को अंतिम और निर्णायक लड़ाई के लिए एकजुट करने का सवाल है, तो केवल प्रचारवादी तरीके, शुद्ध साम्यवाद के सत्यों का मात्र दोहराव बेकार है। इन परिस्थितियों में किसी को हजारों में नहीं गिनना चाहिए, जैसे कि एक छोटे समूह से संबंधित प्रचारक जिसने अभी तक जनता को नेतृत्व नहीं दिया है। इन परिस्थितियों में किसी को लाखों और करोड़ों में गिनना चाहिए। इन परिस्थितियों में हमें अपने आप से पूछना चाहिए, न केवल कि क्या हमने क्रांतिकारी वर्ग के अगुआ को आश्वस्त किया है, बल्कि यह भी कि क्या सभी वर्गों की ऐतिहासिक रूप से प्रभावी ताकतें निश्चित रूप से किसी दिए गए समाज में सभी वर्गों की, बिना किसी अपवाद के, इस तरह से संगठित है कि निर्णायक लड़ाई निकट है, इस तरह से कि एक हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण सभी वर्ग शक्तियां पर्याप्त रूप से उलझ गई हैं, एक दूसरे के साथ पर्याप्त रूप से संघर्षरत हैं, एक ऐसे संघर्ष में खुद को पर्याप्त रूप से कमजोर कर लिया है जो उनकी ताकत से परे है। 2. सभी अस्थिर और अस्थिर मध्यवर्ती तत्व, पूंजीपति वर्ग से अलग छोटे पूंजीपति वर्ग और छोटे बुर्जुआ लोकतंत्रवादी लोगों की नजरों में खुद को पर्याप्त रूप से उजागर कर चुके हैं, अपने व्यावहारिक दिवालियापन के माध्यम से खुद को पर्याप्त रूप से अपमानित कर चुके हैं। और 3. सर्वहारा वर्ग के बीच पूंजीपति वर्ग के खिलाफ सबसे दृढ़, साहसी और समर्पित क्रांतिकारी कार्रवाई के पक्ष में एक जनभावना उभरी है और जोरदार तरीके से बढ़ने लगी है। तब क्रांति वास्तव में परिपक्व होती है,
फिर सचमुच यदि हमने ऊपर बताई गई और संक्षेप में बताई गई सभी स्थितियों का सही आकलन कर लिया है और यदि हमने सही क्षण चुन लिया है तो हमारी जीत सुनिश्चित है। एक और चर्चिल और लॉर्ड जॉर्ज के बीच मतभेद, ये राजनीतिक प्रकार सभी देशों में मौजूद हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ये बहुत कम अंतर रखते हैं। और दूसरी ओर हेंडरसन और लॉर्ड जॉर्ज के बीच मतभेद विशुद्ध यानी अमूर्त साम्यवाद के दृष्टिकोण से बहुत मामूली और महत्वहीन है, यानी ऐसा साम्यवाद जो अभी तक जनता द्वारा व्यावहारिक राजनीतिक कार्रवाई के स्तर तक परिपक्व नहीं हुआ है। हालांकि जनता द्वारा इस व्यावहारिक कार्रवाई के दृष्टिकोण से ये मतभेद सबसे महत्वपूर्ण है। इन मतभेदों को ध्यान में रखना और उस क्षण को निर्धारित करना जब इन मित्रों के बीच अपरिहार्य संघर्ष, जो सभी मित्रों को एक साथ कमजोर और दुर्बल कर देते हैं, चरम पर पहुंच जाएंगे, यही एक कम्युनिस्ट की चिंता और कार्य है, जो केवल विचारों का वर्ग चेतन और आश्वस्त प्रचारक नहीं बनना चाहता, बल्कि क्रांति में जनता का व्यावहारिक नेता बनना चाहता है। साम्यवाद के विचारों के प्रति कठोरतम समर्पण को सभी आवश्यक व्यावहारिक समझौतों, चालों, समझौतावादी चालों, वक्रता, पीछे हटने आदि को अंजाम देने की क्षमता के साथ जोड़ना आवश्यक है, ताकि हेंडरसन द्वितीय इंटरनेशनल के नायक, यदि हम निम्न बुर्जुआ लोकतंत्र के व्यक्तिगत प्रतिनिधियों का नाम न ले जो स्वयं को समाजवादी कहते हैं, द्वारा राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति और फिर हानि को तेज किया जा सके, व्यवहार में उनके अपरिहार्य दिवालियापन को तेज किया जा सके, जो साम्यवाद की दिशा में हमारे विचारों की भावना में जनता को प्रबुद्ध करेगा। हेंडरसन, लॉर्ड जॉर्ज और चर्चिल, मेंशेविक समाजवादी क्रांतिकारी, संवैधानिक डेमोक्रेट, राजतंत्रवादी, शीडेमान, पूंजीपति और कापिस्ट आदि के बीच अपरिहार्य घर्षण, झगड़े, संघर्ष और पूर्ण विघटन को तेज किया जा सके, उचित समय का चयन करना जब इन पवित्र निजी संपत्ति के स्तंभों के बीच मतभेद अपने चरम पर हो, ताकि एक निर्णायक हमले के माध्यम से सर्वहारा वर्ग उन सभी को हरा दे और राजनीतिक सत्ता पर कब्जा कर ले। समग्र रूप से इतिहास और विशेष रूप से क्रांतियों का इतिहास हमेशा विषय वस्तु की दृष्टि से अधिक समृद्ध, अधिक विविधतापूर्ण, अधिक बहुरूपी, अधिक जीवंत और सरल होता है, जितना कि सबसे अच्छी पार्टियों, सबसे उन्नत वर्गों के सबसे अधिक वर्ग चेतन अगुवाओं द्वारा भी कल्पना की जाती है। इसे आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि सबसे बेहतरीन अगुवा भी हजारों लोगों की वर्ग चेतना, इच्छा, जुनून और कल्पना को व्यक्त करते हैं, जबकि महान उभार और सभी मानवीय क्षमताओं के प्रयोग के क्षणों में क्रांतियां लाखों लोगों की वर्ग चेतना, इच्छा, जुनून और कल्पना द्वारा की जाती हैं, जो वर्गों के सबसे तीव्र संघर्ष से प्रेरित होती हैं। इससे दो बहुत महत्वपूर्ण व्यावहारिक निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, अपने कार्य को पूरा करने के लिए क्रांतिकारी वर्ग को बिना किसी अपवाद के सामाजिक गतिविधि के सभी रूपों या पहलुओं पर महारत हासिल करने में सक्षम होना चाहिए। राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने के बाद पूरा करना, कभी कभी बहुत जोखिम और बहुत बड़े खतरे के साथ, जो उसने सत्ता पर कब्जा करने से पहले पूरा नहीं किया था। दूसरा, क्रांतिकारी वर्ग को एक रूप को दूसरे रूप से सबसे तीव्र और कठोर प्रतिस्थापन के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई भी इस बात से सहज ही सहमत होगा कि कोई भी सेना जो दुश्मन के पास मौजूद या हो सकने वाले सभी हथियारों, युद्ध के सभी साधनों और तरीकों का इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण नहीं लेती है, वह नासमझी या यहाँ तक कि आपराधिक तरीके से व्यवहार कर रही है। ये बात युद्ध की कला से भी अधिक राजनीति पर लागू होती है। राजनीति में पहले से यह जानना और भी कठिन है कि भविष्य की किन परिस्थितियों में संघर्ष के कौन से तरीके हमारे लिए उपयोगी होंगे और हमारे लिए फायदेमंद होंगे। जब तक हम संघर्ष के सभी तरीकों को लागू करना नहीं सीखते, तब तक हमें गंभीर और कभी कभी निर्णायक हार का सामना करना पड़ सकता है। अगर दूसरे वर्गों की स्थिति में हमारे नियंत्रण से परे परिवर्तन ऐसी गतिविधि के रूप को सामने लाते हैं जिसमें हम विशेष रूप से कमजोर हैं। हालांकि अगर हम संघर्ष के सभी तरीकों का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो जीत निश्चित होगी, क्योंकि हम वास्तव में अग्रणी और वास्तव में क्रांतिकारी वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, भले ही परिस्थितियां हमें उन हथियारों का इस्तेमाल करने की अनुमति न दें जो दुश्मन के लिए सबसे खतरनाक हैं, ऐसे हथियार जो सबसे तेज प्राणघातक प्रहार करते हैं। अनुभवहीन क्रांतिकारी अक्सर सोचते हैं कि संघर्ष के कानूनी तरीके अवसरवादी होते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में पूंजीपति वर्ग ने सबसे अधिक बार मजदूरों को धोखा दिया है और ठगा है, विशेष रूप से शांतिपूर्ण और गैर क्रांतिकारी समय में, जबकि संघर्ष के अवैध तरीके क्रांतिकारी होते हैं। हालांकि ये गलत है। सच तो यह है कि वे पार्टियां और नेता अवसरवादी और मजदूर वर्ग के गद्दार हैं जो संघर्ष के अवैध तरीकों का इस्तेमाल करने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं। यह मत कहिए कि मैं नहीं कर सकता, कहिए कि मैं नहीं करूंगा, जैसे हालात में, जैसे कि 1914 से 18 के साम्राज्यवादी युद्ध के दौरान, जब सबसे स्वतंत्र लोकतांत्रिक देशों के पूंजीपति वर्ग ने सबसे बेशर्मी और क्रूरता से मजदूरों को धोखा दिया और युद्ध के शिकारी चरित्र के बारे में सच्चाई को दबा दिया।
लेकिन जो क्रांतिकारी संघर्ष के अवैध रूपों को कानूनी संघर्ष के हर रूप के साथ जोड़ने में असमर्थ हैं, वे वास्तव में गरीब क्रांतिकारी हैं। जब क्रांति पहले ही शुरू हो चुकी हो और जोरों पर हो, जब सभी लोग क्रांति में शामिल हो रहे हों क्योंकि वे बहक गए हैं, क्योंकि यह प्रचलन में है, और कभी कभी तो कैर्यवादी उद्देश्यों से भी। अपनी जीत के बाद सर्वहारा वर्ग को खुद को ऐसे छद्म क्रांतिकारियों से मुक्त करने के लिए सबसे कठिन, यहां तक कि सबसे दर्दनाक प्रयास करने पड़ते हैं। जब प्रत्यक्ष, खुले, वास्तव में जन और वास्तव में क्रांतिकारी संघर्ष के लिए स्थितियां अभी तक मौजूद नहीं हैं, तो क्रांतिकारी होना कहीं अधिक कठिन है और कहीं अधिक कीमती। गैर क्रांतिकारी निकायों में क्रांति के हितों की वकालत करने में सक्षम होना, और अक्सर पूरी तरह से प्रतिक्रियावादी निकायों में गैर क्रांतिकारी स्थिति में उन लोगों के बीच जो कार्रवाई के क्रांतिकारी तरीकों की आवश्यकता को तुरंत समझने में असमर्थ हैं। विशिष्ट मार्ग या घटनाओं के विशेष मोड़ की तलाश करने, खोजने और सही ढंग से निर्धारित करने में सक्षम होना जनता को वास्तविक, निर्णायक और अंतिम क्रांतिकारी संघर्ष की ओर ले जाना, यही आज पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य है। ब्रिटेन एक उदाहरण है। हम नहीं बता सकते, कोई भी पहले से नहीं बता सकता कि वहां वास्तविक सर्वहारा क्रांति कितनी जल्दी भड़केगी और कौन सा तात्कालिक कारण बहुत व्यापक जनसमूह को जगाने, भड़काने और संघर्ष में धकेलने में सबसे अधिक सहायक होगा, जो अभी भी निष्क्रिय है। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने सभी तैयारी कार्य इस तरह से करें कि हम चारों पैरों पर अच्छी तरह से तैयार हों, जैसा कि स्वर्गीय प्लेखानोव, जब वे मार्क्सवादी और क्रांतिकारी थे, कहने के शौकीन थे। ये संभव है कि संसदीय संकट के कारण ये दरार जबरन डाली जाए, बर्फ को तोड़ा जाए, या फिर औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी अंतर्विरोधों से उत्पन्न संकट के कारण, जो निराशाजनक रूप से उलझे हुए हैं और लगातार दर्दनाक और तीव्र होते जा रहे हैं, या शायद किसी तीसरे कारण से, आदि। हम उस तरह के संघर्ष पर चर्चा नहीं कर रहे हैं जो ग्रेट ब्रिटेन में सर्वहारा क्रांति के भाग्य का निर्धारण करेगा। इस बारे में किसी भी कम्युनिस्ट को कोई संदेह नहीं है। हम सभी के लिए यह एक पूर्व निष्कर्ष है। हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं वह तत्काल कारण है जो अब निष्क्रिय सर्वहारा जनता को गति में लाएगा और उन्हें क्रांति तक ले जाएगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उदाहरण के लिए फ्रांसीसी बुर्जुआ गणराज्य में एक ऐसी स्थिति में जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों दृष्टिकोणों से आज की तुलना में 100 गुना कम क्रांतिकारी थी, प्रतिक्रियावादी सैन्य जाति ड्रेफस मामला की कई हजारों धोखाधड़ी वाली साजिशों में से एक के रूप में ऐसा अप्रत्याशित और क्षुद्र कारण लोगों को गृहयुद्ध के कगार पर लाने के लिए पर्याप्त था। ग्रेट ब्रिटेन में कम्युनिस्टों को संसदीय चुनावों और ब्रिटिश सरकार की आयरिश, औपनिवेशिक और विश्व साम्राज्यवादी नीति के सभी उतार चढ़ावों और सार्वजनिक जीवन के सभी अन्य क्षेत्रों और पहलुओं का लगातार, निरंतर और अधिक रूप से उपयोग करना चाहिए और उन सभी में नए तरीके से, एक साम्यवादी तरीके से, तीसरे की भावना में काम करना चाहिए, न कि दूसरे, अंतर्राष्ट्रीय की भावना में। संसदीय चुनावों और संसदीय संघर्ष में भागीदारी के रूसी बोल्शेविक तरीकों का वर्णन करने के लिए मेरे पास न तो समय है और न ही जगह। हालांकि मैं विदेशी कम्युनिस्टों को आश्वस्त कर सकता हूं कि वे सामान्य पश्चिमी यूरोपीय संसदीय अभियानों से बिल्कुल अलग थे। इससे अक्सर यह निष्कर्ष निकाला जाता है, ठीक है, वह रूस में था, हमारे देश में संसदीयवाद अलग है। यह एक गलत निष्कर्ष है। सभी देशों में तीसरे इंटरनेशनल के अनुयायी कम्युनिस्ट पुराने समाजवादी, ट्रेड यूनियनवादी, सिंडिकलिस्ट और संसदीय प्रकार के काम को एक नए प्रकार के काम कम्युनिस्ट में बदलने के उद्देश्य से अस्तित्व में है। रूस में भी हमेशा अवसरवाद, विशुद्ध रूप से बुर्जुआती के व्यवहार और चुनावों में पूंजीवादी धांधली की भरमार रही है। पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में कम्युनिस्ट को एक नया, अपरंपरागत, गैर अवसरवादी और गैर कैर्यवादी संसदीयवाद बनाना सीखना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टियों को अपने नारे जारी करने चाहिए। सच्चे सर्वहाराओं को असंगठित और दलित गरीबों की मदद से पर्चे बांटने चाहिए। दूरदराज के गांवों में ग्रामीण सर्वहाराओं और किसानों के घरों और झोपड़ियों में प्रचार करना चाहिए। सौभाग्य से यूरोप में रूस की तुलना में कई गुना कम दूरदराज के गांव हैं और ब्रिटेन में उनकी संख्या बहुत कम है। उन्हें सार्वजनिक घरों में जाना चाहिए, यूनियनों, समाजों और आम लोगों की आकस्मिक सभाओं में घुसना चाहिए और लोगों से बात करनी चाहिए, लेकिन विद्वान या बहुत संसदीय भाषा में नहीं। उन्हें संसद में सीट पाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि हर जगह लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए और संघर्ष में जनता को शामिल करना चाहिए। पूंजीपति वर्ग की बातों में आना चाहिए और उसके द्वारा स्थापित मशीनरी, उसके द्वारा नियुक्त चुनाव और लोगों से की गई अपीलों का उपयोग करना चाहिए। उन्हें लोगों को ये समझाने का प्रयास करना चाहिए कि बोल्शेविज्म क्या है, एक ऐसे तरीके से जो बुर्जुआ शासन के तहत चुनाव के समय के बाहर कभी संभव नहीं था।
बेशक बड़ी हड़तालों के समय को छोड़कर जब रूस में व्यापक लोकप्रिय आंदोलन के लिए एक समान तंत्र और भी अधिक तीव्रता से काम करता था। पश्चिमी यूरोप में ऐसा करना बहुत मुश्किल है और अमेरिका में बेहद मुश्किल है, लेकिन ये किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, क्योंकि साम्यवाद के उद्देश्यों को बिना प्रयास के हासिल नहीं किया जा सकता है। हमें व्यावहारिक रूप से पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। कार्य अधिकाधिक विविधतापूर्ण तथा सामाजिक जीवन की सभी शाखाओं के साथ अधिकाधिक निकटता से जुड़े हुए पूंजीपति वर्ग से एक के बाद एक शाखाएं तथा एक के बाद एक क्षेत्र जीतते हुए। ग्रेट ब्रिटेन में इसके अलावा सशस्त्र बलों के बीच और अपने अपने राज्य आयरलैंड उपनिवेश में उत्पीड़ित और वंचित राष्ट्रीयताओं के बीच प्रचार आंदोलन और संगठन का काम भी एक नए तरीके से किया जाना चाहिए, जो समाजवादी नहीं बल्कि साम्यवादी हो, सुधारवादी नहीं बल्कि क्रांतिकारी हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि सामान्य रूप से साम्राज्यवाद के युग में और विशेष रूप से आज एक ऐसे युद्ध के बाद जो लोगों के लिए एक कठिन परीक्षा थी और जिसने सच्चाई के प्रति उनकी आंखें खोल दी हैं, यानी ये तथ्य कि ब्रिटिश या जर्मन लुटेरों को सबसे अधिक देशों को लूटना चाहिए या नहीं, ये तय करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए लाखों लोग मारे गए और अपंग हो गए। सामाजिक जीवन के ये सभी क्षेत्र ज्वलनशील पदार्थों से भारी रूप से भरे हुए हैं और संघर्षों संकटों और वर्ग संघर्ष की तीव्रता के कई कारण पैदा कर रहे हैं। हम नहीं जानते और न ही जान सकते हैं कि विश्व आर्थिक और राजनीतिक संकट के परिणामस्वरूप सभी देशों में उड़ने वाली असंख्य चिंगारियों में से कौन सी चिंगारी जनता को ऊपर उठाने के अर्थ में आग को भड़काएगी। इसलिए हमें अपने नए और साम्यवादी सिद्धांतों के साथ सभी को, यहाँ तक कि सबसे पुराने और निराशाजनक क्षेत्रों को भी जगाने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि अन्यथा हम अपने कार्यों का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे, व्यापक रूप से तैयार नहीं होंगे, सभी हथियारों पर हमारा कब्जा नहीं होगा और हम पूंजीपति वर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे, जिसने सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को व्यवस्थित किया है और अब उन्हें अपने बुर्जुआ अंदाज में अव्यवस्थित कर दिया है, या उस जीत के बाद जीवन के हर क्षेत्र के आसन साम्यवादी पुनर्गठन को लाने के लिए। रूस में सर्वहारा क्रांति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जीत के बाद, जिसकी न तो पूंजीपति वर्ग को उम्मीद थी और न ही कुलीन वर्ग को, पूरी दुनिया अलग हो गई है और हर जगह पूंजीपति वर्ग भी अलग हो गया है। वह बोल्शेविज्म से भयभीत है, उससे लगभग उन्माद की हद तक परेशान है और इसी कारण से वह एक ओर घटनाओं की प्रगति को गति दे रहा है और दूसरी ओर बोल्शेविज्म के बलपूर्वक दमन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे कई अन्य क्षेत्रों में उसकी अपनी स्थिति कमजोर हो रही है। सभी उन्नत देशों के कम्युनिस्टों को अपनी रणनीति में इन दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। जब रूसी कैडेटों और केरेंस्की ने बोल्शेविकों को बुरी तरह सताना शुरू किया, खासकर अप्रैल 1917 से और खास तौर पर जून और जुलाई 1917 में, तो उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। बोल्शेविकों के खिलाफ हर तरह से शोर मचाने वाले बुर्जुआ अखबारों की लाखों प्रतियों ने जनता को बोल्शेविज्म का मूल्यांकन करने में मदद की। अखबारों के अलावा पूरा सार्वजनिक जीवन बोल्शेविज्म के बारे में चर्चाओं से भरा था, जो कि बुर्जुआ वर्ग के उत्साह का नतीजा था। आज सभी देशों के करोड़पति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, जिसके लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वे बोल्शेविज्म को उसी जोश से सताने लगे हैं जिस जोश से केरेंस्की और कंपनी ने किया था। वे भी बहुत ज्यादा काम करके हमारी मदद कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे केरेंस्की ने किया था। जब फ्रांसीसी बुर्जुआ वर्ग बोल्शेविज्म को चुनावों में केंद्रीय मुद्दा बनाता है और तुलनात्मक रूप से उदार या ढुलमुल समाजवादियों पर बोल्शेविक होने का आरोप लगाता है, जब अमेरिकी पूंजीपति वर्ग, जो पूरी तरह से अपना सिर खो चुका है, बोल्शेविज्म के संदेह में हजारों लोगों को पकड़ता है, दहशत का माहौल बनाता है और बोल्शेविक साजिशों की कहानियां प्रसारित करता है, जब ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग, जो दुनिया में सबसे मजबूत है, अपनी सारी बुद्धि और अनुभव के बावजूद अविश्वसनीय गलतियां करता है, समृद्ध रूप से संपन्न बोल्शेविक विरोधी समाज की स्थापना करता है, बोल्शेविज्म पर एक विशेष साहित्य बनाता है और इसका मुकाबला करने के लिए अतिरिक्त संख्या में वैज्ञानिकों, आंदोलनकारियों और पादरियों की भर्ती करता है, तो हमें पूंजीपतियों को सलाम करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए। वे हमारे लिए काम कर रहे हैं। वे बोल्शेविज्म के सार और महत्व में जनता की रुचि जगाने में हमारी मदद कर रहे हैं और वे इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वे पहले ही बोल्शेविज्म को नजरअंदाज करने और इसे दबाने में विफल रहे हैं। लेकिन साथ ही पूंजीपति वर्ग बोल्शेविज्म के व्यावहारिक रूप से केवल एक पहलू को देखता है, विद्रोह, हिंसा और आतंक। इसलिए वह मुख्य रूप से इस क्षेत्र में प्रतिरोध और विरोध के लिए खुद को तैयार करने का प्रयास करता है। ये संभव है कि कुछ मामलों में, कुछ देशों में और कुछ संक्षिप्त अवधियों के लिए वह इसमें सफल हो जाए। हमें ऐसी किसी भी संभावना के साथ तालमेल बिठाना चाहिए और अगर वह सफल हो भी जाए तो हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है।
साम्यवाद सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक रूप से उभर रहा है। इसकी शुरुआत वस्तुतः सभी तरफ देखी जा सकती है। संक्रमण पूंजीपति वर्ग और बुर्जुआ पुलिस के पसंदीदा रूपक का उपयोग करने के लिए, जो कि ज्यादातर उन्हें पसंद है, जीव में बहुत गहराई से घुस गया है और पूरी तरह से उसमें व्याप्त हो गया है। यदि किसी एक चैनल को बंद करने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं, तो संक्रमण किसी दूसरे चैनल को खोज लेगा, कभी कभी बहुत अप्रत्याशित रूप से। जीवन खुद को मुखर करेगा। पूंजीपति वर्ग को उन्माद में काम करने दें, खुद को उन्माद में ढाल लें, चरम सीमाओं पर जाएं, मूर्खतापूर्ण काम करें, बोल्शेविकों से पहले ही बदला लें और भारत, हंगरी, जर्मनी आदि की तरह कल के और आने वाले कल के सैकड़ों, हजारों और लाखों बोल्शेविकों को मार डालने का प्रयास करें। ऐसा करके पूंजीपति वर्ग वैसा ही काम कर रहा है जैसा ऐतिहासिक रूप से बर्बाद सभी वर्गों ने किया है। कम्युनिस्टों को पता होना चाहिए कि किसी भी मामले में भविष्य उनका है, इसलिए हम महान क्रांतिकारी संघर्ष में सबसे तीव्र जुनून को पूंजीपति वर्ग के उन्मादी प्रलाप के सबसे शांत और सबसे गंभीर मूल्यांकन के साथ जोड़ सकते हैं, और करना चाहिए। रूसी क्रांति 1905 में क्रूरतापूर्वक पराजित हुई। रूसी बोल्शेविक जुलाई 1917 में पराजित हुए। 15,000 से अधिक जर्मन कम्युनिस्टों को शेडेमैन और नोस्के की धूर्त उकसावे और चालाक चालों के परिणामस्वरूप मार दिया गया, जो पूंजीपति वर्ग और राजशाही जनरलों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। फिनलैंड और हंगरी में श्वेत आतंक व्याप्त है। लेकिन सभी मामलों में सभी देशों में साम्यवाद मजबूत हो रहा है और बढ़ रहा है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उत्पीड़न इसे कमजोर या दुर्बल नहीं करता है, बल्कि इसे मजबूत ही करता है। हमें जीत की ओर अधिक आत्मविश्वास और दृढ़ता से आगे बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए केवल एक चीज की कमी है, वह है सभी देशों में सभी कम्युनिस्टों की अपनी रणनीति में अधिकतम लचीलापन दिखाने की आवश्यकता के बारे में सार्वभौमिक और पूरी तरह से जागरूकता। कम्युनिस्ट आंदोलन, जो शानदार ढंग से विकसित हो रहा है, अब इस जागरूकता और इसे व्यवहार में लागू करने की क्षमता का अभाव है, खासकर उन्नत देशों में। द्वितीय इंटरनेशनल के ऐसे नेताओं, समाजवाद के प्रति समर्पित काउत्स्की, ओटो बाउर और अन्य जैसे अत्यंत विद्वान मार्क्सवादियों के साथ जो हुआ, वह एक उपयोगी सबक प्रदान कर सकता है, और करना भी चाहिए। उन्होंने लचीली रणनीति की आवश्यकता को पूरी तरह से समझा, उन्होंने स्वयं मार्क्सवादी द्वंद्वात्मकता सीखी और इसे दूसरों को सिखाया, और इस क्षेत्र में उन्होंने जो कुछ भी किया है, वह हमेशा समाजवादी साहित्य में एक मूल्यवान योगदान रहेगा। हालांकि इस द्वंद्वात्मकता के अनुप्रयोग में उन्होंने ऐसी गलती की, या व्यवहार में इतने गैर द्वंद्वात्मक साबित हुए, रूपों के तेजी से परिवर्तन और पुराने रूपों द्वारा नई सामग्री के तेजी से अधिग्रहण को ध्यान में रखने में इतने असमर्थ थे कि उनका भाग्य हिंडमैन, गुएसेडे और प्लेखानोव से ज्यादा ईर्ष्यापूर्ण नहीं है। उनके दिवालियेपन का मुख्य कारण ये था कि वे मजदूर वर्ग के आंदोलन और समाजवाद के विकास के एक निश्चित रूप से सम्मोहित हो गए थे। उस रूप की एकतरफाता के बारे में सब कुछ भूल गए थे, वस्तुगत परिस्थितियों के कारण होने वाले विघटन को देखने से डर गए थे, और रटे रटाए सरल और पहली नजर में निर्विवाद स्वंसिद्धों को दोहराते रहे, जैसे 3-2 से ज्यादा है। लेकिन राजनीति अंकगणित से ज्यादा बीजगणित की तरह है और प्राथमिक गणित से भी ज्यादा उच्चतर है। वास्तव में समाजवादी आंदोलन के सभी पुराने रूपों ने एक नई अंतर्वस्तु हासिल कर ली है, और परिणामस्वरूप सभी आंकड़ों के सामने एक नया प्रतीक माइनस चिन्ह दिखाई दिया है। हालांकि हमारे बुद्धिमान लोग हठपूर्वक खुद को और दूसरों को ये समझाते रहे हैं, और अभी भी करते हैं, कि -3 -2 से ज्यादा है। हमें ये देखना चाहिए कि कम्युनिस्ट ऐसी ही गलती न करें, केवल विपरीत अर्थ में, या बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि वामपंथी कम्युनिस्टों द्वारा विपरीत अर्थ में की गई ऐसी ही गलती को यथाशीघ्र सुधारा जाए और यथासंभव शीघ्रता से तथा बिना किसी कष्ट के समाप्त किया जाए। केवल दक्षिणपंथी सिद्धांतवाद ही गलत नहीं है, वामपंथी सिद्धांतवाद भी गलत है। बेशक साम्यवाद में वामपंथी सिद्धांतवाद की गलती वर्तमान में दक्षिणपंथी सिद्धांतवाद यानी सामाजिक अंधराष्ट्रवाद और कौत्स्कीवाद की तुलना में 1000 गुना कम खतरनाक और कम महत्वपूर्ण है। लेकिन आखिरकार ये केवल इस तथ्य के कारण है कि वामपंथी साम्यवाद एक बहुत ही नई प्रवृत्ति है, जो अभी अभी अस्तित्व में आई है। केवल इसी कारण से कुछ शर्तों के तहत इस बीमारी को आसानी से मिटाया जा सकता है, और हमें इसे मिटाने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम करना चाहिए। पुराने रूप टूटकर बिखर गए, क्योंकि यह पता चला कि उनकी नई अंतर्वस्तु सर्वहारा विरोधी और प्रतिक्रियावादी ने अत्यधिक विकास प्राप्त कर लिया था। अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के विकास के दृष्टिकोण से हमारे आज के कार्य में इतनी टिकाऊ और शक्तिशाली अंतर्वस्तु है, सोवियत सत्ता और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के लिए, कि यह किसी भी रूप में, नए और पुराने दोनों में, खुद को प्रकट कर सकता है और करना ही चाहिए। ये सभी रूपों को पुनर्जीवित कर सकता है,
जीत सकता है और उन्हें अपने अधीन कर सकता है। न केवल नए, बल्कि पुराने को भी, पुराने के साथ सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि सभी और हर रूप को, नए और पुराने, साम्यवाद की पूर्ण और अपरिवर्तनीय जीत के लिए एक हथियार बनाने के उद्देश्य से। कम्युनिस्टों को मजदूर वर्ग के आंदोलन और सामाजिक विकास को सोवियत सत्ता की विजय और विश्वव्यापी पैमाने पर सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के लिए सबसे सीधे और सबसे छोटे रास्ते पर ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यह एक निर्विवाद सत्य है। लेकिन एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाना ही काफी है, एक ऐसा कदम जो एक ही दिशा में लग सकता है और सत्य गलत में बदल जाता है। हमें केवल इतना कहना है, जैसा कि जर्मन और ब्रिटिश वामपंथी कम्युनिस्ट कहते हैं, कि हम केवल एक ही रास्ता, केवल सीधा रास्ता पहचानते हैं, और हम किसी भी तरह की मोड़ तोड़, समझौतावादी चाल या समझौता करने की अनुमति नहीं देंगे, और यह एक ऐसी गलती होगी जो साम्यवाद के प्रति बहुत गंभीर पूर्वाग्रहों का कारण बन सकती है, और कुछ हद तक पहले ही बन चुकी है और बन रही है। दक्षिणपंथी सिद्धांतवाद केवल पुराने रूपों को पहचानने में लगा रहा, और पूरी तरह से दिवालिया हो गया, क्योंकि इसने नई सामग्री पर ध्यान नहीं दिया। वामपंथी सिद्धांतवाद कुछ पुराने रूपों को बिना शर्त अस्वीकार करने में लगा रहता है, ये देखने में विफल रहता है कि नई अंतर्वस्तु सभी रूपों में अपना रास्ता बना रही है, कि कम्युनिस्टों के रूप में ये हमारा कर्तव्य है कि हम सभी रूपों में महारत हासिल करें, सीखें कि अधिकतम तीव्रता के साथ एक रूप को दूसरे से कैसे पूरक बनाया जाए, एक को दूसरे के स्थान पर कैसे प्रतिस्थापित किया जाए, तथा ऐसे किसी भी परिवर्तन के लिए अपनी कार्यनीति को कैसे अनुकूलित किया जाए जो हमारे वर्ग या हमारे प्रयासों से नहीं आता है। विश्व साम्राज्यवादी युद्ध की भयावहता, विभत्सता और घृणितता तथा इसके द्वारा उत्पन्न स्थिति की निराशाजनकता के कारण विश्व क्रांति इतनी शक्तिशाली रूप से प्रेरित और त्वरित हुई है। ये क्रांति अपने दायरे और गहराई में इतनी शानदार तीव्रता के साथ, बदलते रूपों की इतनी अद्भुत विविधता के साथ, सभी सिद्धांतवाद के ऐसे शिक्षाप्रद व्यवहारिक खंडन के साथ विकसित हो रही है कि वामपंथी साम्यवाद के बचकाने विकार से अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन के तीव्र और पूर्ण रूप से उभरने की आशा करने के लिए हर कारण मौजूद है। 27 अप्रैल 1920